नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेब्स में। दोस्तों, आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं मध्यकालीन भारत का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत को, पूरे मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे ब्रिटिश सत्ता की स्थापना तक, जहां से आधुनिक भारत स्टार्ट होता है। तो मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे। इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे, इसके बाद हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव भी बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव को भी करेंगे। हर टॉपिक्स को क्लियर समझाया जाएगा और इसे आप नोट कर सकते हैं, और ज़रूरी हुआ तो पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। ये टोटली फ्री होगा, जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं स्टडी वेब्स पे। इसके प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत को। देखिए, इसमें मध्यकालीन भारत को अगर हम चाहें तो डायरेक्ट मध्यकालीन भारत से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई अरबों का सिंध आक्रमण हुआ था, वहीं से मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है, इसके बाद स्टार्ट कर दें। लेकिन इसमें आप लोगों को समझ नहीं बन पाएगा कि आखिर यहाँ तक आया कैसे। देखिए, इतिहास का मतलब होता है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जो कभी स्टार्ट हुआ है बहुत समय पहले और उसमें बदलाव आते आते आज तक पहुँचे हैं। इतिहास यही है। इतिहास का मतलब होता है बीती बातों का संग्रह, या बीती हुई बात को इतिहास कहते हैं। लेकिन ऐसा एग्जैक्टली ये तो है ही, लेकिन साथ में उस रियल बात ये है कि इतिहास क्रमिक चलने वाली प्रक्रिया है। ये कभी स्टार्ट हुआ और उसके बाद चल रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि शुरू से लेकर प्राचीन भारत से कैसे हम लोग मध्यकालीन भारत तक पहुँचे हैं। एक तरह से ये देख सकते हैं कि पूरा सिलेबस है प्राचीन भारत का, जिसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत में आएंगे और इसके भी सिलेबस की चर्चा आज कर लेंगे कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है इसमें और किस तरह से पढ़ना है। हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि पूरी तरह से याद हो जाए, क्योंकि हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि ए के बाद बी आएगा और बी के बाद सी आएगा। एक क्रमिक वे में पढ़ेंगे जिससे याद भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारत। इसको प्राचीन भारत नहीं कह सकते हैं, ये है इतिहास। इसको सिर्फ हम लोग इतिहास कहेंगे। ये है इतिहास। ये इतिहास है। इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। देखिए, एक पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला है इतिहास का जो पहला क्रम है वो है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आधैतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल, जहाँ से हम लोग जिसको इतिहास बोलते हैं। इतिहास उसी बीती हुई बातों को बोलते हैं जिसका लिखित साक्ष्य हो और उसको हम लोग पढ़ चुके हों, या किसी के द्वारा पढ़ दिया गया है और उसको मतलब समझ सकते हैं, उसी को इतिहास कहते हैं। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को देखते हैं। तो इतिहास का वैसा समय जिस समय के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इतिहास का वैसा समय जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। देखिए, लिखित साक्ष्य नहीं था लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य है, तो उसको प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। दूसरा जो खंड होता है इतिहास का, वो होता है आध ऐतिहासिक काल। इतिहास है उसके पहले का जो होता है आध ऐतिहासिक काल होता है, जिसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन लिपि उसकी अस्पष्ट है, यानी अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। जब लिखित साक्ष्य होंगे तो पुरातात्विक तो होना ही है, पुरातात्विक रहेंगे और पुरातात्विक भी रहेगा और लिखित भी रहेगा। देखिए, इसका एग्जाम्पल है आधि ऐतिहासिक काल का हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ये दोनों जो सभ्यताएं हैं वो आधि ऐतिहासिक काल के हैं। और ये जो प्रागैतिहासिक काल हम लोग देखें, इसका एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं पाषाण काल। पाषाण काल जो है वो प्रागैतिहासिक काल का ही खंड है। प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य हैं, तो वो प्रागैतिहासिक काल में आता है। इसका एग्जाम्पल है पाषाण काल। पाषाण काल इसी काल का खंड है। इसको देखिए, पाषाण काल को अगर हम लोग देखें तो तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है पूरा पाषाण काल, जो प्रारंभ से ऐसे, हालांकि 5 लाख BC से माना जाता है, 5 लाख ईसा पूर्व से,
लेकिन इसको कह सकते हैं कि प्रारंभ से 10,000 BC तक है, 10,000 ईसा पूर्व तक। दूसरा पाषाण काल का खंड है मध्य पाषाण काल, जो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5500 ईसा पूर्व तक है। इसके बाद आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल 5500 से लेकर 3000 BC तक है, 3000 ईसा पूर्व तक। इसमें पूरा पाषाण काल को, जो पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था, उसको पुनः 3 भागों में बांट दिया गया है। देखिए, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, जो प्रारंभ से 1 लाख BC तक होता है। फिर मध्य पूरा पाषाण काल, जो 1 लाख BC से 40,000 BC तक होता है। फिर इसके बाद आता है उच्च पूरा पाषाण काल, जो 4000 BC से 10,000 BC तक का आता है। ये उच्च पूरा पाषाण काल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर एक प्रश्न यहाँ से आता है कि प्राग पाषाण काल किस कालखंड का है हिस्सा है, तो प्राग ऐतिहासिक काल का होगा। इससे में कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं आधे ऐतिहासिक काल, जिसका लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, यानी कि सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही इसका लेखन किया गया है, इस इतिहास का लेखन किया गया है। जिसका एग्जाम्पल है सैंधव सभ्यता। जिसका एग्जाम्पल क्या है? सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। इसी को देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को 3 काल में बांट दिया गया। ये कालखंड आपका विभाजन कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं पे आपको मिल जा रहा है। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, जिसको 3500 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व तक बोला गया है। दूसरा खंड होता है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, जो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक होता है। और तीसरा होता है उत्तर हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का 3 कालखंड है। एक पहला कालखंड है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, जो 3500 से 2350 ईसा पूर्व का है। दूसरा है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, जो 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का है। और तीसरा खंड है उत्तर हड़प्पा सभ्यता, जो 1750 ईसा पूर्व से आगे का कालखंड है। ठीक है, एक हड़प्पा सभ्यता होगा, और दूसरा जो वैदिक संस्कृति थी, या जिसको वैदिक सभ्यता कहते हैं, वो भी आधे ऐतिहासिक काल का खंड है, वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता में को 2 भाग में बांट दिया गया है। वैदिक सभ्यता एक्चुअली जब हड़प्पा सभ्यता खत्म होता है, उसके बाद वैदिक सभ्यता स्टार्ट होता है। और वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, ऋग वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक होता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि इन दोनों सभ्यताओं का जब समाप्ति होती है, इसके बाद जो भी इतिहास मिले हैं, उनमें दोनों साक्ष्य रहे हैं। दोनों साक्ष्य कहने का मतलब है लिखित भी था और पुरातात्विक भी था, यानी कि जब उसके बाद का जो कालखंड आया आधे ऐतिहासिक के बाद, उसमें दोनों साक्ष्य थे, लिखित भी थे और पुरातात्विक भी थे। और साथ में जो लिखित था उसको पढ़ा भी जा सका, तो इसीलिए उसको ऐतिहासिक काल कहा गया है। जिसको पढ़ लिया गया उसको ऐतिहासिक काल कहा गया। लिखित साक्ष्य था, उसको पढ़ लिया गया, ऐतिहासिक काल कहा गया। तो यहाँ जो लिखित साक्ष्य पढ़ा जा गया, वो 600 BC के बाद का जो काल था उसको कहा गया, यानी 600 BC के बाद के जो भी लेखनी थी उसको पढ़ा जा सका है। तो यहाँ से ऐतिहासिक काल स्टार्ट होता है। इसी को हम लोग प्राचीन भारत कह सकते हैं, यहीं से स्टार्ट होता है। प्राचीन भारत का ही ये सब हिस्सा है, लेकिन रियली में जो स्टार्ट हुआ वो 600 BC के बाद से होता है। तो 600 BC के बाद से हम लोग को क्या पढ़ना है? 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद, जिसमें से 3 महाजनपद आपको बिहार में मिलेंगे। मगध होता है, वज्जी संघ होता है, और एक अंग होता है। तो 3 महाजनपद को हम लोग को बिहार में पढ़ना है। इसके बाद इसी में मगध 1600 ईसा पूर्व में अगर हम लोग देखें तो
मगध का उत्कर्ष होता है, मगध के उत्कर्ष को पढ़ना है। इसके बाद विदेशी आक्रमण भी यहाँ पर होता है, जैसे सिकंदर ये सब आता है, तो वो है। और तीसरा में धार्मिक हम लोग को पढ़ना है, जो धार्मिक सामाजिक कार्य जो हो रहे थे धर्म के द्वारा, जैसे बुद्ध को पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, जैन धर्म को पढ़ेंगे, तो यहाँ से धार्मिक को भी पढ़ना है हम लोग को। इसके बाद आता है काम हम लोग का पहला जो वंश होगा 1600 ईसा पूर्व में, मगध के उत्कर्ष में ही पढ़ेंगे हम लोग हर्यक वंश। जो हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चलेगा हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जो 544 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठता है, तो हर्यक वंश पढ़ेंगे। दूसरा वंश जो होगा मगध में, वो शिशुनाग वंश होगा, जो 412 ईसा पूर्व से, देखिए यहाँ हर्यक 544 ईसा पूर्व से 412 ईस्वी तक चला। इसके बाद शिशुनाग वंश आता है 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक चलता है शिशुनाग वंश। इसके बाद तीसरा नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे, जो वंश पढ़ेंगे वो नंद वंश होगा। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक चलता है। 324 या 323 तक कहा जाता है इसको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद चौथा नंबर पे मौर्य वंश आता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश का नींव रखता है, जिसमें हम लोग पढ़ चुके। इसके प्रधानमंत्री जो थे, जो गुरु भी हुए चंद्रगुप्त मौर्य के, चाणक्य के बारे में भी पढ़ना है। तो मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चलता है। इसके बाद हम लोग मौर्य वंश के बाद देखते हैं कि मौर्योत्तर काल आ जाता है। मौर्यों के पतन, मौर्योत्तर काल फिर आ जाता है। तो मौर्योत्तर काल में हम लोगों को दो तरह के शासक दिखते हैं, एक तो देसी शासक थे और दूसरे विदेशी शासक थे। देसी शासकों में हम लोग को शुंग वंश जो 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक चलता है। फिर कण्व वंश आता है, शुंग के बाद कण्व आता है 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक। इसके बाद सातवाहन वंश आता है, जो सातवाहन वंश ये प्राचीन भारत में सबसे लंबा अवधि तक अगर मौर्योत्तर काल में कोई शासन किया है तो वो सातवाहन वंश था, जो 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद चेदी वंश, जिसको महामेघवाहन वंश भी कहते हैं, इसको पढ़ना है। मौर्योत्तर काल में विदेशी शासकों में हम लोगों को जो पढ़ना है, वो विदेशी शासकों में इंडो ग्रीक होते हैं, शक होते हैं, पार्थियन होते हैं, जिसको पहलव भी बोलते हैं, और कुषाण वंश होते हैं। पार्थियन 171 ईसा पूर्व की प्रथम सदी तक रहते हैं। इसके बाद कुषाण आता है इस ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में। इसके बाद इसका शासनकाल रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें कि यहाँ पे जो हम लोग शुरू में देखे थे कि मगध का उत्कर्ष पढ़ते हैं, विदेशी आक्रमण, और तीसरा धार्मिक पढ़ते हैं। तो इसमें देख लेते हैं विदेशी आक्रमण में क्या था। विदेशी आक्रमण में आपको पारसी या हखामनी ईरानी आक्रमण होता है, दूसरा यूनानी आक्रमण होता है। यूनानी आक्रमण में आपको पता है कि सिकंदर इसी से था, यूनानी आक्रमणकारी ही था। पार्थियन, भारत पे सबसे पहला आक्रमण पार्थियन का ही था, या ईरानियों का ही आक्रमण था प्राचीन भारत में। धार्मिक आंदोलनों में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे धार्मिक आंदोलनों को पढ़ना है जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव, भागवत, इस्लाम, ईसाई। हालांकि यहीं पे सबको पढ़ लेते हैं, लेकिन रियली में उस टाइम में सिर्फ बौद्ध जैन था, उस कालखंड के अनुसार देखें तो। लेकिन सबका ज्ञान हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा, पढ़ लेंगे। तो अभी हम लोग इसके पहले देख रहे थे, अभी एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि ऐतिहासिक काल जब प्रारंभ हुआ, जो 600 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ, तो वहाँ से मगध का उत्कर्ष पढ़ना है हम लोगों को, क्योंकि साम्राज्य स्थापना 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हम लोग को अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है उससे मिलता है। तो उसमें 3 राजवंश जो मगध बिहार के क्षेत्र में थे, मगध, अंग और बज्जी संघ, जिसमें मगध सबसे शक्तिशाली हो जाता है। तो इसके कई कारण हैं हालांकि शक्तिशाली होने के, जो हम लोग प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। तो उसमें से हर्यक वंश आता है, जो मगध साम्राज्य की वास्तविक संस्थापक हर्यक वंश को ही माना जाता है।
इसके बाद शिशुनाग वंश होता है, नंद वंश होता है, मौर्य वंश होता है। इसके बाद हम लोग मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल आता है, जिसमें देशी शासक विदेशी शासक होते हैं, दो तरह के शासक बनाते हैं, ये सब विदेशी होते हैं। हम लोग जो यहाँ पे देखे थे प्राचीन भारत में शुरू में मगध का उत्कर्ष, विदेशी शासक और धार्मिक, तो ये विदेशी शासकों के बारे में है कि ईरानी आक्रमणकारी थे और यूनानी आक्रमणकारी थे। इसके बाद धार्मिक आंदोलन होता है, धार्मिक आंदोलन में जैन बौद्ध के बारे में पढ़ना है। फिर 5वां नंबर पे जो हम लोग देखे थे मौर्योत्तर काल, उसके बाद 6 नंबर पे हम लोगों को गुप्त काल पढ़ना होगा। 6 नंबर पे गुप्त काल को पढ़ेंगे। गुप्त काल 4वीं सदी ईस्वी से के प्रारंभ से लगभग 550 ईस्वी तक रहता है गुप्त वंश। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये सातवाहन वंश, सातवाहन के बाद ये जो कुषाण वंश था, कुषाण वंश रहता है, क्योंकि भारत के बहुत ज़्यादा क्षेत्र पर कुषाण का ही आधिपत्य हो जाता है। कुषाण वंश की जैसी समाप्ति होती है, पतन होता है, उसके बाद गुप्त काल आ जाता है। ठीक है, सातवाहन भी थे उस टाइम, उन लोग का जब पतन होता है तो गुप्त शासन आता है 4वीं सदी ईस्वी में, और लगभग 550 ईस्वी तक रहता है। 550 यानी कि 6वीं शताब्दी तक, ईस्वी की 6वीं शताब्दी तक गुप्त वंश रहता है। गुप्त वंश के बाद आता है गुप्तोत्तर काल, जिसको बोलते हैं पूर्व मध्य काल, यानी कि मध्यकाल से पहले का समय। इसमें गुप्तोत्तर काल में ये एक तरह से सामंतवाद की प्रवृत्ति इसमें देखी गई है। सामंतवाद मतलब छोटे छोटे राज्य बन गए थे, छोटे छोटे। सामंतवाद का मतलब है सामंत, छोटे छोटे जगहों के शासक बने, और इस तरह से बहुत सारे राजवंश भारत में स्थापित हुए गुप्तोत्तर काल में। यानी कि 6वीं शताब्दी के बाद से, 6वीं शताब्दी ईस्वी के बाद से बहुत सारे राजवंश स्थापित हुए जो मध्यकाल के पहले तक रहे, यानी कि पूर्व मध्यकाल इसी को कहा जाता है। देखिए 6वीं सदी ईस्वी से लेकर के तुर्क शासन की स्थापना तक ये लोग रहते हैं। तुर्क शासन की स्थापना जो दिल्ली सल्तनत की जिसमें आता है, तुर्क शासन की स्थापना दिल्ली सल्तनत ही है, तो उसके पहले तक ये छोटे छोटे राजवंश रह जाते हैं। इन राजवंशों में हम लोग देखते हैं कि पहला नंबर पे बल्लवी के मैत्रक वंश था। गुप्तोत्तर काल में बल्लवी के मैत्रक वंश, कन्नौज के मौखरी वंश, थानेसर के पुष्यभूति वंश, इसी में हर्षवर्धन आता है थानेसर के पुष्यभूति वंश में, जो बहुत बड़े क्षेत्र पे शासन करता है। इसको गौर से हम लोग को पढ़ना होगा। ये मगध के परवर्ती गुप्त होते हैं, बंगाल के चंद्र या गौंड शासक होते हैं, और भी अनेक छोटे छोटे राजवंश थे जो इधर हम लोग लिखे हुए हैं साइड में। जैसे गौंड वंश था, बल्लवी के मैत्रक था, ये ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। कलचुरी वंश होता है, पूर्वी गंग होता है, काकतीय होता है, होयसल होता है। इसके अलावे बंगाल के पाल वंश होता है, सेन वंश होता है। ठीक है, कश्मीर में कारकेट, उत्पल और लोहार वंश, 3 वंश को भी यहाँ पे पूर्व मध्यकाल में पढ़ना है, कारकेट, उत्पल और लोहार वंश। इसके बाद इसी में आता है राजपूताना। राजपूताना में 7वीं से 12वीं सदी को राजपूताना काल कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय में राजपूतों के शासन स्थापित होता है, राजपूत वंशों के, जिसमें आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन से हैं? तो गुर्जर प्रतिहार वंश, कन्नौज का गढ़वाल वंश होता है, भागभरी का चौहान वंश होता है। इसके बाद जेजाभुक्ति का चंदेल होता है, मालवा का परमार, गुजरात का चालुक्य या सोलंकी वंश। ये सारे राजपूताना थे। तो ये होता है, ये हम लोग पूरे मध्यकाल तक पढ़ लिए। हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया। ऐतिहासिक काल में मगध का उत्कर्ष पढ़ते हैं, जिसमें 4 राजवंश होते हैं। ये हर्यक से लेकर के 4 राजवंश, हर्यक से लेकर के मौर्य काल तक। इसके बाद मौर्योत्तर काल होता है, तो क्षेत्र भी विस्तार बढ़ते जाता है। मौर्योत्तर काल 5वां में पढ़े थे। इसके बाद 6ठे नंबर पर गुप्त साम्राज्य आ जाता है, 7वें पे गुप्तोत्तर काल, जिसको पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। तो ये मध्यकाल के पहले तक, यानी कि मध्यकाल जो तुर्कों की शासन स्थापना होती है, उसके पहले तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद डायरेक्ट मध्यकाल आ जाता है। इसके बीच में इसके पहले हम लोगों को एक और चैप्टर पढ़ना होगा, एक टॉपिक पढ़ना होगा, संगम काल। देखिए संगम का मतलब होता है तमिलों का, ये तमिल ये वर्ड है, और इसका मतलब होता है
कवियों की एक संघ, संगम का मतलब होता है। और ये हालांकि जब हम लोग संगम काल पढ़ेंगे तो पूरे विस्तृत से पढ़ेंगे। संगम काल एक तरह से ये समझ लीजिए कि भारत का जो दक्षिणी छोर है, दक्षिणी तट, ये जो हम बनाए हुए हैं पहले से भी, तो ये इस तरह से समझिए। तो यहाँ पे 3 तरह के राज्य थे। चोल राज्य था, दूसरा चेर और तीसरा पांडे। ये जो क्षेत्र था केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, कृष्णा नदी से के आसपास का क्षेत्र जो था। जैसे चोल राजवंश जो था वो पेनार से वेलूर नदियों के मध्य में था, ये चोल राजवंश। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि पांड्य राज्य जो तमिलनाडु के क्षेत्र में था सबसे दक्षिण में, उसके उत्तर पूर्व में जो स्थापित राज्य था वो चोल राज्य था। इसे चोल मंडल या कोरोमंडल भी कहते हैं। अभी भी इस तट का नाम क्या है, भारत के पूर्वी तट का नाम क्या है, कोरोमंडल तट बोलते हैं इसको। और इस तट को क्या बोलते हैं, पश्चिमी तट को मालाबार तट। इसके ऊपर में कोंकण होता है, ये कोंकण होता है, ये कोंकण होता है, और ये मालाबार होता है। और ये क्या है, कोरोमंडल तट, यही है कोरोमंडल तट, ठीक है। तो ये पांड्य के उत्तर पूर्व में चोल था। इसके चोल के दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में, चोल के दक्षिण पश्चिम में चेर राजवंश था। और जो सबसे लास्ट में दक्षिण में, कावेरी नदी के दक्षिण में, वो पांड्य राजवंश था। तो इन सबको पढ़ना है, यानी कि दक्षिण भारत के जो सबसे दक्षिणी भारत के इतिहासों की जानकारी हम लोगों को संगम काल में मिलती है, जिसमें 3 तरह के राज्य को पढ़ना है, चोल, चेर और पांड्य। इसको पढ़ लेंगे, यहाँ से हम लोगों को मध्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ये प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा इतने पढ़ने के बाद। इसके बाद मध्यकाल आ जाता है, और मध्यकाल में हम लोग पढ़ते हैं अरबों का सिंध आक्रमण, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 ईस्वी में सफल आक्रमण कर पाता है। तो नवा जो टॉपिक है हम लोग का, अरबों का सिंध आक्रमण, यहीं से मध्यकाल स्टार्ट होता है और हम लोग यहीं से पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे। 712 ईस्वी में सफल आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम। तो अरब आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम जो आएगा 712 ईस्वी में, तो ये सिंध को जीतता है, मुल्तान को जीतता है, और भारत के और कुछ क्षेत्रों को जीतता है। और मुल्तान विजय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, अरब का जो आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। तो इस तरह से अरबों का वैसा कोई लीडर, नेता कोई तैयार हो नहीं पाता है, कोई राजा तैयार नहीं हो पाता है अरबों में। तो वो लोग वापस चले जाते हैं, और कुछ समय बाद उन लोगों का, हालांकि सिंध से भी राज्य जो स्थापित हुआ था वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो अरब आक्रमणकारी आते हैं, तो इन लोगों के चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए राजवंश, छोटे छोटे राजवंश का उदय भारत में होता है, जिनमें हम लोगों को पढ़ेंगे, यानी कि तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंश। ये क्यों स्थापित होता है, क्योंकि अरबों का आक्रमण होता है। अरबों के आक्रमण के बाद जो चुनौती स्थापित होती है कि बाहर के लोग आक्रमण कर रहे हैं, तो छोटे छोटे राजवंश, हालांकि ये कुछ बड़े भी होते हैं, कुछ ज़्यादा क्षेत्र पर भी शासन किए हैं, तो स्थापित होते हैं, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है राष्ट्रकूट। अभी जो चोल हम लोग पढ़ रहे थे संगम काल में, वो इसका विभाग होता है चालुक्य, पल्लव और वाकाटक वंश। तो इस तरह से ये सारे वंश को हम लोग 10वें नंबर टॉपिक में पढ़ लेंगे। इसके बाद आता है 11वां में तुर्कों का भारत पर आक्रमण और साम्राज्य की स्थापना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गजनवी को और गौरी को। देखिए, अरब तो पहले आए थे, लेकिन अरबों ने भारत पे कोई साम्राज्य की स्थापना नहीं की। साम्राज्य की स्थापना तुर्कों ने की। अगर ये क्वेश्चन मध्यकाल से आपको पूछा जाएगा कि भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना किन के द्वारा किया गया, तो तुर्कों के द्वारा किया गया, ठीक है। इसमें पहले गजनवी आता है। मोहम्मद गजनवी 17 बार भारत पे आक्रमण करता है, जो हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, जब भी इसका सीरीज आएगा, तो जो कि कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। आज ये सिलेबस आप लोग देख लीजिए, इसका PDF आप लोग को दे दिया जाएगा और ये रख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग कल से डेली एक एक टॉपिक को किए जाएंगे और इसका ऑब्जेक्टिव भी बनाते जाएंगे। तो तुर्कों का भारत पर आक्रमण होता है और साम्राज्य की स्थापना होती है। गजनवी जो आक्रमण करता है, फिर गौरी आता है। गौरी का ही गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको जाते समय वो
भारत के विजित प्रदेशों को छोड़ देता है उसके ऊपर, और वो वापस फिर चला जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर वंश की स्थापना करता है, गुलाम वंश जिसको बोलते हैं, और यहीं से दिल्ली सल्तनत स्थापित हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगा। यानी 11 नवंबर के बाद, तुर्कों के आक्रमण के बाद हम दिल्ली सल्तनत स्थापित होगा। 12 नंबर टॉपिक में पढ़ेंगे, जो 1206 से लेकर के, देखिए गजनवी 998 में पहला भारत पर आक्रमण करता है, हालांकि ऐसे 1000 ईस्वी देता है, और 1030 तक इसकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी 1173 में यहाँ भारत पे पहला आक्रमण करता है, 1205 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको ये छोड़ कर जाता है अपने गुलाम को भारत के हिस्सों को देकर। तो गुलाम वंश की स्थापना करता है 1206 ईस्वी में। तो ये दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश शासन करते हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, जो कि JKTSL के नाम से भी जानते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग लिखते हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। तो ये पूरा दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक चलेगा, और इसके बाद दिल्ली सल्तनत का विघटन होगा, यानी कि कुछ कमज़ोर शासक आ जाएंगे, और इसके बाद दिल्ली सल्तनत का विघटन आरंभ हो जाएगा, और उसके बाद कुछ प्रांतीय राज्यों का उदय होगा। दिल्ली सल्तनत के कमज़ोर स्थितियों का फ़ायदा उठाकर कुछ उसके सामंत जो नियुक्त किए जाते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए, वो लोग खुद से ही अपना एक राजवंश बना लेते हैं और अपने क्षेत्र में शासन करने लगते हैं। तो इसी को बोलते हैं स्वतंत्र शासन। तो दिल्ली सल्तनत का विघटन और प्रांतीय राज्यों का उदय 13 नंबर पे पढ़ेंगे, जिसमें 2 तरह के उत्तर भारत में जो स्थापित स्वतंत्र राज्य होगा वो जौनपुर होगा, मालवा, गुजरात, उड़ीसा, मेवाड़, मारवाड़, बंगाल और कश्मीर। देखिए मेवाड़ और मारवाड़ में लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक जैसा ही नाम है, हो सकता है एक ही हो, ऐसा नहीं है। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर थी और मारवाड़ की राजधानी जोधपुर। ये दोनों राजस्थान के क्षेत्र में पड़ते थे, राजपूताना शासन था यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा जो प्रांतीय राज्यों का उदय होता है दिल्ली सल्तनत के बाद, वो दक्षिण भारत में होता है। ये उत्तर भारत के हैं, इतने सारे राजवंश उदित होते हैं, इतने सारे राज्य पे स्वतंत्र राज्य स्थापित होते हैं। और दूसरा दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में बहमनी राज्य होता है, और दूसरा विजयनगर साम्राज्य, या बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य दोनों को पढ़ना है। फिर इसके बाद 1206 से जो 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत होता है। अंतिम जो दिल्ली सल्तनत लोधी वंश का शासक होता है उसको हराकर मुगल वंश का स्थापना करता है बाबर 1526 ईस्वी में, पानीपत की प्रथम लड़ाई में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। लोदी का अंतिम शासक, लोधी वंश का अंतिम शासक जो इब्राहिम लोदी था, उसको हराकर 1526 ईस्वी में भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। जो मुगल वंश 1707 ईस्वी तक चलेगा, है ना। इसके बाद भी मुगल वंश था, जो कि शासक कमज़ोर हो गए थे, इसलिए उत्तरवर्ती मुगल काल में उसको पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन ये एक्चुअली मुगल काल में हम लोग 6 ही शासक को मेन रूप से पढ़ते हैं, जो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है, और इसके बाद मुगल काल पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसीलिए हम लोग उसको उत्तरवर्ती मुगल काल में पढ़ते हैं, जो 1707 से लेकर के 1857 तक हम लोग पढ़ेंगे। 1857 में अगर बहादुर शाह जफर था, या बहादुर शाह द्वितीय जिसको बोलते हैं, उसको कैसे हटाया जाता है। फिर ये हालांकि कठपुतली ही बनकर रह गया था लास्ट में, बहुत सारे शासक कठपुतली बन गए थे उत्तरवर्ती मुगल काल के, ये कठपुतली बन गए थे अंग्रेज़ों के। तो वो जब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत, तब उसमें पढ़ लेंगे। हालांकि मुगल काल में हम लोग को मेनली 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक ही पढ़ना है, जहाँ औरंगजेब की मृत्यु होगी। इसको बादशाह शासक का कोड है, शॉर्ट फॉर्म वो में बोलते हैं। तो उत्तरवर्ती मुगल को जब हम लोग पढ़ेंगे, तो यहीं से भारत पर यूरोपियों का आगमन हो जाएगा। यहाँ से 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ आते हैं, उसके पहले पुर्तगाली आए हुए रहते हैं, उसके बाद डच आते हैं, फिर डेनिश, फ्रेंच आते हैं। तो इस तरह से हम लोग
फिर आधुनिक भारत यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यूरोपियों का शासन स्थापना यहाँ से होने लगता है। इसी में हम लोगों को पढ़ लेना है एक मराठा साम्राज्य, जो अभी महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, जिसको दक्कन का क्षेत्र भी बोलते हैं, उसी के क्षेत्र में मराठा साम्राज्य को भी पढ़ लेना होगा। इस तरह से हम लोगों ने अभी देखा कि मध्यकालीन भारत से किस तरह से इतिहास बदलते बदलते इस स्वरूप तक पहुंचा कि उत्तरवर्ती मुगल काल तक पहुंच गया। इसी तरह से इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे, और कल से जो वीडियो आएगा वो मध्यकालीन भारत पे नए टॉपिक से आएगा, क्योंकि इसके पहले का इतिहास हम आप लोगों को समझा दिए हैं। और जब वो सीरीज़ जब हम लोग प्राचीन भारत पढ़ेंगे उसमें पढ़ लेंगे, और ये अभी मध्यकालीन भारत का सीरीज चलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सबसे छोटा टॉपिक माना जाता है इतिहास में। इतिहास का सबसे छोटा कालखंड मध्यकालीन भारत में ही पढ़ने के लिए है हम लोगों को, बाकी तो सब दोनों बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए इसको पहले ख़त्म करेंगे हम लोग। इसमें कोई समझने में कोई अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद। कल से नया वीडियो आएगा, सभी टॉपिक को अलग अलग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ। धन्यवाद।